नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अपने मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान भाइयों, सर्दी का मौसम चल रहा है और ऐसे में जो किसान पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उन्हें दुधारू पशुओं की देखभाल करना बेहद जरूरी है। नहीं तो थोड़ी सी भी लापरवाही की गई तो पशुओं के स्वास्थ्य और दूध उत्पादन दोनों पर ही गिरावट आ सकती है। तो पशुपालक किस प्रकार से करें अपने डेयरी पशुओं की उचित देखभाल, इस बारे में जानकारी दे रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र गुनेड़ा के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश चंद्र कांटवा। किसान भाइयों, सर्दियां जैसे ही आती है और ठंडी हवाएं चलने लगती है तो पशुओं का दूध उत्पादन कम होने लगता है। तो उसको बचाने के लिए हम पशुपालक पशुओं को सीधी जो भी ठंडी हवाएं चलती है उनसे रोकने का प्रबंध करें। उसके लिए पशुओं को जहां भी हम रख रहे हैं वहां पे तिरपाल या बोरी का टाट है उनसे ढक के रखें और हो सके तो पशुओं के जो पशुशाला है उसको जैसे ही सर्दियां शाम को बंद कर दें और सुबह से खोल दें ताकि दिन में हवा का आवागमन भी रहे और साथ ही साथ रात्रि में पशुओं का टेम्परेचर ज़्यादा डाउन नहीं हो जिससे दूध उत्पादन पे असर ना पड़े। सर्दी के मौसम में डेयरी पशुओं की देखभाल विशेष रूप से करनी पड़ती है। पशु का आवास जितना अधिक स्वच्छ और आरामदायक रहता है, पशु का स्वास्थ्य उतना ही अच्छा रहता है। इस मौसम में पशु को उचित स्थान पर बांधे, खुले में ना बांधे, पशु का बाड़ा सूखा रखे और नियमित साफ सफाई करते रहें। पशुशाला में उचित तापमान बनाए रखने के लिए खिड़की दरवाजों पर पर्दा लगा दे। इसके अलावा पशु के बैठने वाले स्थान पर धान का पुआल, रबड़ का मैट बिछाएं और जब अधिक ठंड का मौसम हो तब पशुओं को कंबल, जूट के बोरे ओढ़ाएं। ऐसा करने से आपका पशु सर्दी से बच जाएगा और अधिक दूध देगा। हमें ध्यान रखना है कि पशुओं का खानपान भी, क्योंकि सर्दियां आते ही खानपान में भी जो ऊर्जा लगती है उसके शरीर का तापमान बनाने में उसकी आवश्यकता होती है। तो पशुओं को हमें संतुलित आहार खिलाने की आवश्यकता रहती है और संतुलित आहार भी प्रॉपर मात्रा में उसकी आवश्यकता के अनुसार खिलाने की आवश्यकता रहती है। तो पशुओं को खिलाने के लिए सूखा चारा, हरा चारा, दाना तीनों का मिश्रण हमें खिलाना है। कह सकते हैं कि टोटल मिक्स राशन पशु को आवश्यकता के अनुसार खिलाना है। दुधारू पशुओं के पालन में सबसे अधिक खर्च आहार पर होता है, जो कुल खर्च का लगभग 70 से 75% होता है। जो किसान भाई अपने घर पर पशुओं के लिए आहार मिश्रण बनाना चाहते हैं तो उन्हें अवयवों की मात्रा इस प्रकार से रखनी चाहिए। 100 किलो दाना मिश्रण बनाने के लिए जौ या गेहूं का दलिया 40 किलो, मक्का का दलिया 20 किलो, खली 17 किलो, दाल की चूरी 20 किलो, नमक 2 किलो, खनिज मिश्रण 1 किलो मिलाकर दाना मिश्रण तैयार कर सकते हैं। पशुओं को दाना बांट उनके उत्पादन के आधार पर खिलाना चाहिए। 2 लीटर दूध देने वाली भैंस को 1 किलोग्राम अतिरिक्त दाना देना चाहिए और 2.5 लीटर दूध देने वाली गाय को 1 किलोग्राम अतिरिक्त दाना देना चाहिए। पहले उसके जीवन निर्वाह के लिए जो भोजन है वो खिलाना है। उसके साथ ही साथ जो उत्पादन, दूध उत्पादन की बात करें तो उसके लिए हमें प्रति लीटर दूध उत्पादन पे 400 से 500 ग्राम दाना अतिरिक्त खिलाना है। जीवन निर्वाह के लिए दाने की बात करें तो 2 किलोग्राम दाना प्रति पशु को प्रतिदिन आवश्यक रूप से खिलाने की आवश्यकता है। और उसके साथ ही साथ दूध उत्पादन के लिए जैसे कि हम भैंस की बात करें तो 400 ग्राम प्रति लीटर दूध पे 400 ग्राम दाना अतिरिक्त खिलाएं। जैसे कि जो 6 लीटर दूध लेने वाली जानवर है उसको 2.5 किलोग्राम दाना दूध उत्पादन के लिए और 2 किलोग्राम दाना उसको उसके जीवन निर्वाह के लिए खिलाएंगे तो वो प्रतिदिन 4.5 किलो दाना अगर हम अपने जानवर को खिलाते हैं तो उसकी जो जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होती है। साथ ही साथ ये है कि मिनरल मिक्सर यानी कि मिनरल्स और विटामिन्स की कमी हमारे चारे में भी होने लगी है। हमारी ज़मीन में ही कम हो गई है तो चारे में कम आएगी, दाने में कम आएगी। ऐसी स्थिति में हमें मिनरल मिक्सर उनको प्रतिदिन 50 से 100 ग्राम, जैसे जो गाय या भैंस है जो दूध उत्पादन 10 लीटर से ज़्यादा दूध उत्पादन प्रतिदिन देती है उसको उसके दूध के अनुसार 100 ग्राम तक के मिनरल मिक्सर देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ ये है कि सर्दियों में चारे में हम बरसीम है, रिजका है और नेपियर हाइब्रिड है या जई है, इनका समावेश कर सकते हैं। इनमें भी क्या है कि पशुओं को दाल वाला और चारे वाला दोनों का मिश्रण अगर हम खिलाएंगे तो दूध उत्पादन हमारा बड़ा रहेगा और पशु आसानी से चारा खा के अच्छा दूध उत्पादन देगा जिससे पशु स्वस्थ भी रहेगा। फूलों में अगर गुलदाउदी की बात करें तो ये एक बहुत सुंदर दिखने वाला फूल है जो कि जाड़े में होता है और इसीलिए इसे जाड़े की रानी भी कहा जाता है। इसका प्रयोग माला बनाने के लिए, खुले फूलों के लिए, गुलदस्तों और घर की शोभा बढ़ाने आदि में किया जाता है। अगर इसकी खेती आप भी करना चाहते हैं तो कुछ तकनीकी बातों को अमल में जरूर लेकर आएं
जिस पर चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर KS तोमर। आप ये फूल की खेती बड़े आराम से कर सकते हैं और अपना यहाँ का प्रदेश का जो मौसम है वो बहुत ही उपयुक्त है, ये विशेष तौर से इस फूल के लिए। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं गुलदाउदी की उन्नत किस्मों के बारे में। तो इसकी मुख्यतः 3 तरह की किस्में होती हैं: स्प्रे किस्में, स्टैंडर्ड किस्में और गमले में उगाई जाने वाली किस्में। स्प्रे किस्मों में सफेद रंग की सुपर व्हाइट मार्बल, व्हाइट स्पाइडर किस्में होती हैं। पीले रंग की गोल्डन क्रिस्टल सुपर येलो गैलेक्सी किस्में होती हैं। गुलाबी रंग की ब्लू चिप स्प्रिंग टाइम पिंक मार्बल किस्में होती हैं। लाल रंग की रेड गैलेक्सी, रेड नीरो, रेड ट्यूनफुल किस्में होती हैं। इसी तरह स्टैंडर्ड किस्मों में सफेद रंग की पॉलिश व्हाइट, स्नोबॉल प्रीमियर किस्में होती हैं। पीले रंग की राइवलरी, चंद्रमा, मेलोडी लेन किस्में होती हैं। गुलाबी रंग की पिंक शैंपेन, पिंक क्लाउड, पिंक टर्नर किस्में होती हैं। लाल रंग की रेड एने, क्रिम्सन एने, द ड्रैगन किस्में होती हैं। और यदि हमारे किसान भाई गमले में गुलदाउदी फूलों को उगाना चाहते हैं तो वह गमले में उगाई जाने वाली किस्मों में सफेद रंग की माउंटेन स्नो क्रिस्टल, व्हाइट एने किस्मों को लगा सकते हैं। पीले रंग में गोल्डन क्रिस्टल, माउंटेन पीक, प्राइड किस्मों को लगा सकते हैं। गुलाबी रंग में ऑलवेज पिंक, रॉयल ट्रॉफी, मैरीटाइम किस्मों को लगा सकते हैं। लाल रंग में क्रिम्सन एने, रेड टॉर्च, वर्किंग स्कारलेट किस्मों को लगा सकते हैं। इस तरह किसान भाई आप इन किस्मों का चयन करके अच्छी क्वालिटी के फूलों का उत्पादन कर सकते हैं। तो हम इसको करने के लिए क्या होता है, बहुत ही आसान क्रॉप है ये। और आप देख रहे हैं फूल में यहाँ पे हम इसको कटिंग से जनरली तैयार करते हैं। इसकी कटिंग हम जनरली तैयार करते हैं और टर्मिनल कटिंग मतलब ऊपरी जो हिस्सा होता है जो इस पौधे का, उसको जो है 5-6 सेंटीमीटर, मैक्सिमम 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर तक के रेंज का, जिसमें 3-4 पत्तियां हों, उसको हम काट लेते हैं और किसी भी हार्मोन में डिप कर करके, जो रूटेक्स हार्मोन हो उसमें डिप करके हम उसको सैंड बेड में या जो बालू की क्यारी हो उसमें, या जो है सॉइल लेस मीडिया भी रहे उसमें हम इसको कटिंग लगा देंगे और ये कटिंग तैयार हो जाती है, जिससे अगले महीने हम इसकी जो ट्रांसप्लांटिंग है गमलों में या अपने खेत में कर सकते हैं। किसान भाइयों, रोपाई से पूर्व आप खेत की तैयारी के समय DAP की 350 किलोग्राम मात्रा और MOP की 135 किलोग्राम मात्रा का प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त यूरिया की 100-110 किलोग्राम मात्रा का प्रयोग खड़ी फसल में 2 से 3 बार में करें। और किसान भाइयों, गुलदाउदी की फसल में सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो इसमें पानी की कम आवश्यकता होती है। इसके लिए आप फसल में आवश्यकता अनुसार 2 से 3 सिंचाई कर सकते हैं, जिससे आपके फसल की बढ़वार सही ढंग से होगी। दूसरा इसका जो हम तैयारी करते हैं वो इसमें सकर्स निकलते हैं, रूट सकर्स। तो जमीन मतलब मेन जो पौधा मदर प्लांट होता है उसके नीचे से बहुत सारे पौधे तैयार होते हैं, उसको भी हम निकाल के नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको, हमें बहुत ज़्यादा खरीदना नहीं पड़ता। एक बार हम यदि पौधे खरीदेंगे तो दोबारा हमको फिर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा प्लांटिंग मटेरियल खुद ही तैयार हो जाता है। इसके बाद हम इसको क्या करते हैं कि जो है पौधों को लगाने के बाद कुछ समय तक हमको फिर इसकी पिंचिंग करनी पड़ती है, क्योंकि साइड की जो ब्रांचेज हैं, साइड की जो शाखाएं होती हैं, उनको हमको इनकरेज करना पड़ता है। क्योंकि यदि हमारे 2 तरह की इसमें वैरायटी होती हैं, जो तरह की मैंने देखा जो गुलदाउदी में जो आमतौर पर किसान भाइयों ने, एक तो होता है स्टैंडर्ड, एक होता है स्प्रे। स्टैंडर्ड जो गुलदाउदी है उसमें क्या है कि हमको मेन एक फूल लेना होता है एक ही ब्रांच, मेन ब्रांच में, तो साइड की हम ब्रांचेस को डिसबडिंग करते रहते हैं, जिसको साइड की जितनी भी कलिकाएं होती उसको हम छांटते रहते हैं। लेकिन यदि हमको बहुत सारे पौधे फूल चाहिए तो स्प्रे टाइप की हम गुलदाउदी को यूज करते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम पिंचिंग करते हैं, ऊपर की टिप वाली जो पोर्शन है, टर्मिनल पोर्शन, उसको हटा देते हैं। जैसे कि यदि साइड की ब्रांचेस को हम इनकरेज करेंगे तो हमें बहुत सारे फूल मिलते हैं और इस तरह से हम इनको थोड़ा सा केयर करते हैं।
कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो हम गमलों में लगाते हैं, जिसको हम नो पिंच नो स्टॉक टाइप की वैरायटी बोलते हैं, उनको भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या करना पड़ता है हमको कि कोई भी पिंचिंग नहीं करनी, कोई स्टैकिंग नहीं करनी, वो अब उनका ग्रोथ ही ज़्यादा लंबी नहीं होती। तो वो वैरायटी भी बहुत सारी वैरायटी निकाली गई हैं NBRI लखनऊ की तरफ से, IHR बेंगलोर की तरफ से, तो वो वैरायटी को भी हम लगा सकते हैं। वैरायटी को लगाने के बाद हमने प्लांटिंग कर दिया। ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद फिर क्या होता है, जब पौधा बड़ा होता है तो हमें स्टॉकिंग करनी पड़ती, जो आप देख रहे हैं हम फोटो में कि जो है इसकी चारों तरफ से हमें 3-4 लकड़ियां लगानी पड़ती हैं। गमले में भी हम लगा रहे हैं क्योंकि इसका गुलदाउदी का जो पौधा है मेन तना बड़ा कमज़ोर होता है, फूल का जो वजन झेल नहीं पाता, तो ये गिरने का डर रहता है। तो आसपास से हम इसको लगा के और हम इसमें जो है धागे से सुतली से बांधते हैं, जिससे पौधा बना रहे, सदा रहे। और इस तरह से हम इसको स्टैकिंग बोलते हैं। तो ये हमें इसमें करनी पड़ती है मेन ऑपरेशन। इसके बाद गुलदाउदी में जो है आप देखेंगे थोड़ा सा, यदि हम अलग अलग समय पे गुलदाउदी को लेना चाहें, ये ऐसी क्रॉप है जो उसको अंग्रेजी में शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं, क्योंकि इसको जो है फूलों को लाने के समय इसको लाइट की रिक्वायरमेंट कम होती है, मतलब जो है अंधेरा जो है ज़्यादा चाहिए। इसलिए क्या करते हैं कि यदि हम चाहें तो साल में कई समय तक भी हम जो है फूल ले सकते हैं गुलदाउदी से, यदि हम थोड़ा सा लाइट को मैनिपुलेशन करें। तो मैनिपुलेशन करने का मतलब है कि यदि हम पॉली हाउस में ग्रो करते हैं, पॉली हाउस में ग्रो करते समय हम यदि इसमें जो है ब्लैकनिंग करें, ब्लैक पॉलीथीन या ब्लैक सेटिन क्लॉथ कपड़ा जो है वो डाल दें शाम को 5 बजे से लेके सुबह अर्ली मॉर्निंग तक, तो लाइट की जो समय सीमा है इसको हम कम कर दें, अंधेरा ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो क्या होता है कि हम बहुत पहले भी मान लीजिए इसका जो उपयुक्त समय है वो फूल ले सकते हैं एडवांस में, तो मार्केट से अच्छा रेट हम प्राप्त कर सकते हैं। और नहीं तो हम थोड़ा सा और डिले करते हैं तो कुछ वैरायटी निकली हैं जो जनवरी के बाद फरवरी, मार्च और अप्रैल, मई तक जो है फूल हमको देती रहती हैं। गर्मियों के महीने में भी जो NBRI ने अलग अलग समय पे वैरायटी को पूरा साल भर के उन्होंने एक कैलेंडर के हिसाब से वैरायटी विकसित की हैं अलग अलग ब्रीडिंग माध्यम से, तो किसान भाई उसका भी उपयोग कर सकते हैं वैरायटी लगा करके, जिससे क्या है कि मार्केट में अच्छा रेट हमको मिलता है। खीरा की खेती कम समय में अच्छी आय का जरिया है, लेकिन इसकी खेती में 2-3 समस्याएं मुख्य रूप से आती हैं, जिनमें सिंचाई जल और खरपतवार की समस्या अहम है। अगर किसान ड्रिप और मल्चिंग का प्रयोग करते हुए खीरे की खेती करेंगे तो इन समस्याओं से वो बच सकते हैं और फसल से अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो चलिए इस बारे में जानते हैं बागवानी वैज्ञानिक डॉक्टर अभिजीत कुमार दत्ता से। खीरा का खेती के लिए जो मल्चिंग और ड्रिप इरिगेशन का जो भूमिका है और सॉइल टेम्परेचर इसका जर्मिनेशन के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड का आसपास होना चाहिए। ये जगह में आपका जो मल्चिंग है इसका बहुत बड़ा रोल है। तो मल्चिंग का रोल क्या है? मल्चिंग एक है सॉइल जो रिक्वायर्ड जो टेम्परेचर है उसका मेंटेन करते, और सबसे बड़ा है इसका जो खरपत है, जो वीड है, वो वीड का एक कंट्रोल में रखते। खेत में पौधों के आसपास की मिट्टी को चारों तरफ से प्लास्टिक फिल्म के द्वारा सही तरीके से ढकने की प्रणाली को मल्चिंग कहते हैं। इसी तरह उपसतही ड्रिप सिंचाई कम दबाव उच्च दक्षता वाली सिंचाई प्रणाली होती है, जिसमें फसल में पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए मिट्टी की सतह के नीचे ड्रिप ट्यूब या ड्रिप टेप बिछाकर सिंचाई की जाती है। इस तकनीक से खेत में पानी की नमी को बनाए रखने और वाष्पीकरण रोका जाता है। ये तकनीक खेत में मिट्टी के कटाव को भी रोकती है, साथ ही भूमि के कठोर होने से बचाया जा सकता है और पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होता है। देखिए, ड्रिप इरिगेशन का और एक अच्छा बेनिफिट जो है, प्लांट का जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो न्यूट्रिएंट हम लोग ड्रिप इरिगेशन से प्रोवाइड कर सकते। क्यूकम्बर के बारे में आएंगे तो जनरली 2 तरीका का वेराइटीज़ बाज़ार में अवेलेबल है, जैसा स्ट्रेट 8 है, पॉइंट सेट है, पुराना वैरायटी है लेकिन बहुत अच्छा है। हिमांगी बोल के एक तो वैरायटी है, पूषा संजोग है, ये अच्छा सोलान हाइब्रिड, ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते, जिसका यील्ड पोटेंशियल अगर ओपी से 1.5 से 2 गुना ज़्यादा फलन होते। फले फार्मर लोग ये अगर हाइब्रिड को इस्तेमाल करते तो उसका ज़्यादा फलन होगा, तो उसका इनकम भी ज़्यादा होने का चांसेस है।
जिस खेत में सब्जी वाली फसल लगानी है उसे पहले अच्छे से जुताई कर लें, फिर उसमें गोबर की खाद और मिट्टी परीक्षण करवा के उचित मात्रा में खाद दें। फिर खेत में उठी हुई क्यारी बना लें, फिर उनके ऊपर ड्रिप सिंचाई की पाइपलाइन को बिछा लें। फिर 25 से 30 माइक्रोन प्लास्टिक मल्च फिल्म जो कि सब्जियों के लिए बेहतर रहती है उसे उचित तरीके से बिछा दें। फिर फिल्म के दोनों किनारों को मिट्टी की परत से दबा दिया जाता है। इसे आप ट्रैक्टर चालित यंत्र से भी दबा सकते हैं। फिर उस फिल्म पर गोलाई में पाइप से पौधों की दूरी तय करके छिद्र कर लें। किए हुए छेदों में बीज या नर्सरी में तैयार पौधों का रोपण कर लें। दूसरा जो है, अगर प्री जर्मिनेटेड सीड्स भी हम लोग लगा सकते हैं। इसके लिए कि सीड को कम से कम 12 घंटा पानी में सोख करके रखना चाहिए। रख के अगला दिन जाके अगर इफ पॉसिबल गानी बैग जो बोरा है उसका अंदर भी थोड़ा रखने से वो स्प्राउट हो जाते, जाके उसके बाद हम लोग ये में लगा सकते। इस बात देखिए, अगर सीड ट्रीटमेंट के बारे में बोलेंगे तो ट्राइकोडर्मा से ट्रीटमेंट करना चाहिए, और आपका जो आपका कैप्टन है व थायराम है इसका 2 से 3 ग्राम पर केजी ऑफ सीड का साथ मिला के उसका सीड को ट्रीटमेंट करके लगाने से की होगा, इनिशियल स्टेज में जैसे फुसारियम विल्ट होते उससे प्रोटेक्शन हो सकते व डिफरेंट फंगल डिजीज से प्रोटेक्शन होने का चांसेस है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र की बुआई के लिए 2 से 3.25 किलोग्राम शुद्ध बीज की आवश्यकता पड़ती है। क्यारियों में बिछी मल्च पर 90 सेंटीमीटर की दूरी पर छेद बनाकर बीज या तैयार पौध की रोपाई करें। जहां तक खाद और उर्वरक प्रबंधन की बात है तो ड्रिप मल्चिंग से की गई खेती में घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग करना होता है, जिनकी मात्रा फसल अवस्था के अनुसार परिवर्तित होती है। साथ ही कई उर्वरकों को भी बदलना पड़ता है। जो स्टेकिंग, इसका एक बहुत बड़ा रोल है। अर्ली वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज जो इन जनरल लगाने का 25 से 30 दिन बाद इसका जो वाइन फैलना शुरू होते, उस समय आपका 1.5 मीटर तक ऊंचा वाला माचा तैयार करके उसका ऊपर अगर फैलते तो आपका ये की होगा, इसका यूनिफॉर्म ग्रोथ भी ये होगा, उसका सनलाइट भी अच्छा होगा, उसका फ्रूट का क्वालिटी, उसका साइज शेप बहुत बड़ा होगा। और यही जो हम बाहर ये बोल रहा हूँ, ये तो ज़रूर बोलेंगे शॉप यही कीजिए, इससे ज़्यादा फायदा और ज़्यादा क्वालिटी फ्रूट्स हार्वेस्ट होगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बरली, जिला बीकानेर के कृषक मोहन दास ने। यह भेड़ों में होने वाले रोगों की समस्या के समाधान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मोहन दास जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। सुरक्षात्मक हम बचाव बीमारी के संक्रमण से कैसे करें। जहाँ भेड़ रखते हैं भेड़ पालक, वहाँ निसंक्रमण को किया जाए, जैसे ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, साफ सफाई वहाँ रखना बहुत ज़रूरी है। अक्सर देखने में आता है कि हमारे किसान भाई अज्ञानता के कारण अपनी भेड़ों में आने वाली समस्याओं को समय पर नहीं पहचान पाते, जिस कारण भेड़ों की कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। तो इस तरह से नुकसान से बचने के लिए आप भेड़ों में आने वाली समस्याओं को पहचान कर किस तरह से करें उसका समाधान, आइए जानते हैं। जैसे अभी खुरपका मुंहपका, इस बीमारी से बचाव के लिए हम टीकाकरण करवाते हैं। इसी मौसम में हम टीकाकरण करवाते हैं, क्योंकि ये जो जीवाणु और विषाणु जनित रोग है जो संक्रामक है, इस संक्रामक बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण ही उपयुक्त है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो केचुए का प्रकोप होना, क्योंकि हमारा भेड़ खेत में चारेगाह में चराई पे ही निर्भर करता है और इसमें केचुए का संक्रमण अत्यधिक होता है। इसीलिए भेड़ पालकों से अनुरोध है कि वह अपने भेड़ को 3 से 4 बार केचुआ नाशी दवा, और वह भी
अलग अलग ट्रेड जो भी बाज़ार में उपलब्ध है उसको लेकर के अपने पशु को पिलाएं समय अंतराल पे, जिससे केंचुआ का नाश होगा और उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दूसरा सबसे बड़ी बीमारी है जो पशुओं खास करके भेड़ बकरियों में होता है, वह PPR के नाम से जाना जाता है। यह भेड़ या बकरी प्लेग के नाम से जानते हैं। यह विषाणु जनित रोग है। इसमें मुंह में फफोले पड़ जाएंगे, अत्यधिक दस्त होगी और मृत्यु हो जाती है। यह विषाणु जनित रोग काफ़ी हानिकारक है, इसीलिए आप इसका टीकाकरण कराएं। एक बार टीकाकरण कराने से यह बीमारी 2-3 साल के लिए निजात पा जाते हैं। दूसरा इंटेरोटॉक्सीमिया एक बीमारी है जिसे हमारे कुछ किसान भाई आंतों का जहर नाम से भी जानते हैं। यह जीवाणु जनित बीमारी है। यह जीवाणु भेड़ों की आंतों में पाए जाते हैं। यह योग भेड़ों के खाने पीने में अचानक परिवर्तन करने से या पशु का ज्यादा मात्रा में चारा दाना खा लेने से होता है, क्योंकि ऐसी दशा में जीवाणु में वृद्धि दर बढ़ जाती है। इस रोग के मुख्य लक्षण भेड़ों की अचानक मृत्यु होना, पेट में तेजी से दर्द, बेचैनी, पैर पीटना, दस्त होना इत्यादि है। तो आप इस रोग की रोकथाम हेतु प्रत्येक वर्ष ऋतु से पहले या फरवरी माह में ET वैक्सीन 2.5 मिलीलीटर चमड़े के नीचे भेड़ों को लगानी चाहिए और सही तरह से रखरखाव भी इस बीमारी की रोकथाम में सहायक होता है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गेहूं में सिंचाई और उर्वरक का प्रयोग कब और कैसे करें? दुधारू पशुओं में FMD बीमारी की रोकथाम। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18, राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।